नमस्कार मित्रों, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का वंदन करते हुए मैं राजेश अयोध्या की पावन धरा से अयोध्या एसटीडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय जो है एक एक दिन जो है आपकी परीक्षाएं करीब आ रही हैं। बस 17 और 18 को पेपर है। कुछ बच्चों के पेपर 17 को हैं और कुछ के 18 को हैं। आज आपका जो है आज देर रात तक या कल सुबह तक जो है आपका सेंटर भी पता चल जाएगा। जिले का लगभग निर्धारण हो चुका है कि किसको किस जिले में, अर्थात सभी को अपना होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जनपद मिल गया है। तो इसी के लिए आप तैयारी में लगे हुए हैं। आपका पुलिस का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा करके हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया, जिसमें कि आप अभी इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और आज जो है 6ठा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हैक हिंदी, आपको हिंदी को हैक कर लेना है। हैक करने का मतलब है कि कुछ ऐसा आपका ना छूटे जो कि उस समय प्रश्न पत्र में ये लगे कि इसको पढ़े होते तो सही रहता। यानी हैक कर लेना है, पूरी हिंदी को अपने में भर लेना है, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर हम दे दें। 37 से 37 यानी 37 में 37 वाला है, 37 में 37 स्कोर करो। यानी जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं पूरे पाठ्यक्रम को एकदम ध्यान में रखते हुए और विगत परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखते हुए बनाए गए हैं, जिससे कि आपके परीक्षा हाल में जो आप पेपर देने बैठे तो यही प्रश्न हूबहू आपको वहां भी मिले। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे हम आते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। या आइए देखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान द्वारा किस भाषा को 15वीं राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। यहां पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान द्वारा किस भाषा को 15वीं राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। सबसे पहला ऑप्शन है नेपाली, कोंकणी, सिंधी और मणिपुरी। मित्रों, जो यहां पर इससे पहले आपको हमें समझना होगा, पीछे चल करके थोड़ा सा देखना होगा। यानी जो मूल संविधान है उसमें कितनी भाषाएं थी मित्रों। मूल संविधान में यहां से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। उसके बाद में जो 15वीं है, जो सिंधी है, क्या जो सिंधी है यही 15वीं भाषा है। जो सिंधी है यही क्या है? यही जो है 15वीं भाषा है। कौन सी भाषा है ये? 15वीं भाषा। कौन सी? 15वीं भाषा है। ठीक है। ये जो है 1967 ईस्वी में, कब? 1967 ईस्वी में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1967 ईस्वी में। और उसके बाद में ये क्या है? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इनको जो है 1992 ईस्वी में, कब मित्रों? 1992 ईस्वी में राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1992 ईस्वी में राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1992 ईस्वी में। तो ये आपकी 15वीं थी ये। और उसके बाद में 16, 17 और 18 हो गई। उसके बाद में सन 2003 ईस्वी में, कब? सन 2003 ईस्वी में किसको सन 2003 ईस्वी में बोडो, क्या? बोडो, डोगरी और उसके बाद में मैथिली, क्या? मैथिली और संथाली, इन 4 उपभाषाओं को राजभाषा का दर्जा, इन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 22। कितनी? 22। अगर हिंदी को पूछा जाए तो हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। भाग की चर्चा किया जाए तो भाग 17 में। किसमें? भाग 17 में। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो यहां पर पहले प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा मित्रों, सी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौरवी किस उपभाषा की बोली है? कौरवी किस उपभाषा की बोली है?
ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आते हैं इसको। कई आपने इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में देख लिया है पूरे को। यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी आ जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या आ जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आती है किसके अंतर्गत? ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी में आपकी आ जाती है कौन कौन सी? पश्चिमी में आपकी आ जाती है खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली, खड़ी बोली। और उसके बाद में क्या आ जाती है? हरियाणवी आ जाती है। क्या आ जाती है? हरियाणवी आ जाती है। उसके बाद में हरियाणवी के बाद में और क्या आ जाती है? हरियाणवी आ गई। उसके बाद में आ गई आपकी बुंदेली आ गई। क्या? बुंदेली आ गई। और क्या आ गई? बुंदेली के बाद में कन्नौजी आ गई। क्या? कन्नौजी आ गई। बुंदेली, कन्नौजी। और क्या बच रही है? और ब्रज भाषा। क्या? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और उसके बाद में दक्षिणी। क्या? दक्षिणी, ब्रज भाषा और दक्षिणी। ये आ गई किसके अंतर्गत? ये आ गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसी खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। इसी खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यानी कौरवी किस उपभाषा की बोली है? तो ये पश्चिमी की है। बिहारी की अंतर्गत जो है आपकी, बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आ जाती है मित्रों। क्या क्या आ जाती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत? मैथिली आती है, मैथिली बोली आती है। और क्या आती है? मगही बोली आती है और भोजपुरी आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आ जाती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है आ जाती है क्या क्या? उत्तरी राजस्थानी। क्या? उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। और क्या? इसके बाद में दक्षिणी राजस्थानी। क्या? दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। क्या? दक्षिणी राजस्थानी। क्या? दक्षिणी राजस्थानी। और उसके बाद में क्या आ जाती है? पूर्वी राजस्थानी। क्या? पूर्वी राजस्थानी। और आ जाती है पश्चिमी राजस्थानी। क्या? पश्चिमी राजस्थानी। अब कभी कभी इनके अन्य नाम को पूछ लेता है। क्या करता है? इनके अन्य नाम को पूछता है। जैसे उत्तरी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेवाती। क्या कहा जाता है? मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी को कहा जाता है मालवी। क्या कहा जाता है? मालवी। उसके बाद में इसको पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुरी। क्या कहा जाता है? जयपुरी। इसका दूसरा नाम मित्रों आता है, कभी कभी पूछ लेता है, इसका दूसरा नाम है ढुढ़ाही। क्या है? ढुढ़ाही। और जो हरियाणवी है इसका दूसरा नाम है बांगरू। क्या है इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम है बांगरू। अब उसके बाद में एक बच रही है आपकी जो है पश्चिमी राजस्थानी, इसको कहा जाता है मारवाड़ी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मारवाड़ी। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए मित्रों तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आप अपने मन में बैठा लीजिए। दो और बच रही हैं, दो और जो भाषाएं हैं, दो और भाषाएं हैं, सॉरी दो और बोलियां हैं। क्या है? दो और बोलियां हैं। वो किनके अंतर्गत आती हैं? इनमें एक जो है आपकी, एक आप सुनते हैं पहाड़ी हिंदी। क्या? पहाड़ी हिंदी। इनकी भी दो बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? ये हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। क्या? गढ़वाली और कुमाऊनी। ये क्या क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इस तरीके से अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहां पर भारतेंद्र, सबसे पहला ए है जुगल किशोर, उसके बाद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र और उसके बाद में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए ये जुगल किशोर जी थे। ये थे किसके? इन्होंने जो है जो संपादित किया, इन्होंने संपादित किया था उदंत मार्तंड को। किसको? उदंत मार्तंड को, उदंत मार्तंड को जो है इन्होंने संपादित किया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इन्होंने जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगनीज। क्या? हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगनीज को इन्होंने संपादित किया था। किसको किसको? हरिश्चंद्र चंद्रिका और
हरिश्चंद्र मैंगनीज को संपादित किया था। तो हम ले लेते हैं, इन्होंने क्या, हरिश्चंद्र चंद्रिका, क्या, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसके बाद में जो है अगला नाम आ जाता है प्रताप नारायण मिश्र जी का। इन्होंने जो किया था, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था मित्रों? इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। किसका? ब्राह्मण पत्रिका का। अब बचा एक नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने ही मित्रों, इन्होंने कहा कि जो महापुरुष हैं उनके बारे में तो सब लोग लिख रहे हैं, जो नारियां हैं, जो नारियों का त्याग है, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। जब इन्होंने कहा तब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने प्रिय प्रवास लिख डाला और उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत रचना कर डाली। इनके कहने पर ही इन दोनों ने जो है नारियों के ऊपर रचनाएं की। अगर पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्राथमिक संपादक या सबसे पहले संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास जी थे। इनसे पहले जो है कौन थे? श्याम सुंदर दास जी भी थे। आगे अगला है, निम्नलिखित में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? यहां बताना है कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आप में जो है रचना और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, लेखक और रचनाएं भी हैं, साथ में अपठित गद्यांश भी है। तो इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनमें से 2 में अपठित गद्यांश को लिया गया है और तथा तीनों में लगभग 2 में जो है रचनाओं की चर्चा भी की गई है। अब यहां पर हम जो है देख ले रहे हैं, पुरस्कार से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे भैया किसको किसको मिला है ये देखना है। रामधारी सिंह दिनकर को जी मिला है, जयशंकर प्रसाद शायद इनको नहीं मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को भी मिला है और अज्ञेय जी को भी मिला है। अगर अब यहां पे पूछा जाए यानी जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है, यानी यहां पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहां देखते हैं किस पे किसको मिला है भाई। जो रामधारी सिंह दिनकर है इनको उर्वशी रचना पर मिला है, इनकी प्रसिद्ध रचना किस पर? उर्वशी पर मिला है। जयशंकर प्रसाद जी को मिला नहीं है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे कंकाल, तितली, इरावली, उसके बाद में नाटक जो है अच्छे अच्छे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी हैं। और इनके जो मुख्य 3 वो क्या कहते हैं उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं? कंकाल है, तितली है और क्या है? इरावती। क्या? इरावती ये अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नाटकों में भी अनेक प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत, इनको जो है चिदम्बरा पर मिला है मित्रों। किस पर मिला है? चिदम्बरा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अज्ञेय जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार इनको मिला है। किसको? अज्ञेय जी को। अगर कभी नाम की चर्चा हो तो इनका पूरा नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इनका पूरा नाम जो है वो हो जाएगा क्या? इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा मित्रों? इनका पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हीरानंद। क्या? सच्चिदानंद हीरानंद। और उसके बाद में वात्स्यायन। क्या? वात्स्यायन। और उसके बाद में अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। जिसे जाना जा सके ज्ञेय, जिसे ना जाना जा सके अज्ञेय। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को और चित्रात्मक संकेतों को। तो यहां पर क्या? लिखित ध्वनि संकेतों को ही क्या कहते हैं? ये है नहीं यहां पर, ये भी नहीं है, यानी यहां पर इसको कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को। लिपि यानी यहां पर बताना है जो भाषा के वर्ण होते हैं यानी ध्वनियां होती हैं, उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही लिपि कहते हैं। जो अगर लिपि से प्रश्न पूछा जाए कि लिपियां क्या हैं और या कौन सी लिपि किसमें लिखी जाती है, तो यहां पर देखिए जैसे संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और क्या? हिंदी, संस्कृत और हिंदी, तथा साथ में जो है मराठी, संस्कृत, हिंदी और मराठी, ये किस में लिखी जाती हैं? ये तीनों लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं मित्रों। किस में? देवनागरी में लिखी जाती हैं। और उसके बाद में यदि पूछा जाए पंजाबी, कई बार पूछा गया है। क्या? पंजाबी, पंजाबी कई बार पूछा गया है।
क्या? पंजाबी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है मित्रों? पंजाबी किस लिपि में? पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। उसके बाद में अंग्रेजी पूछ लिया जाए, क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो अंग्रेजी है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है मित्रों। किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। और यदि जो है उर्दू पूछा जाए, क्या? उर्दू पूछा जाए तो ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। अगर यहां से प्रश्न पूछे तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, ये ध्यान रखना। संस्कृत और हिंदी जो है देवनागरी। अगर एक प्रश्न यहां से और भी बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? क्या बनता है? देवनागरी लिपि का विकास। तो जो देवनागरी लिपि का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? वो ब्राह्मी लिपि से हुआ मित्रों। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का विकास। यदि देवनागरी लिपि का विकास पूछे तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है इसका विकास। आइए अगला प्रश्न है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर। देखिए स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। यहां से प्रश्न जो पूछा गया है वो स्वर से पूछा गया है। संयुक्त स्वर के बारे में पूछा जा रहा है। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। कितने? 3। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब प्लुत की चर्चा नहीं की जाती, यहां पर संयुक्त को लेकर के चलेंगे। ठीक है, किसको? संयुक्त को लेकर के। ह्रस्व का मतलब जो है लघु, अ, ई, उ और री, ये क्या है? ये ह्रस्व हैं। अ, ई, उ और री, ये क्या है? ह्रस्व हैं। उसके बाद में दीर्घ में आ जाएगा इनका दीर्घ रूप, यानी अ, और उसके बाद में ई और क्या? उ, ये आ जाएगा दीर्घ में। संयुक्त में इनके अलावा जो बच रहे हैं, क्या? इनके अलावा जो बच रहे हैं यानी आ और ई के मेल से क्या बनता है? आ और ई के मेल से ए बनता है। ए यानी आ। अब यहां पे ये बताना है कि आ और ए के मेल से, किससे? आ और ए के मेल से ए बनता है। इसके बाद में क्या है? आ और उ के मेल से, किससे? आ और उ के मेल से ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। तथा आ और ओ के मेल से, आ और ओ के मेल से क्या बनता है? औ। क्या? औ बनता है। तो यहां पे पूछ रहा है संयुक्त, तो ऐ औ है, उ है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और आ ही नहीं, यानी यहां पर ए सही हो जाएगा आपका मित्रों। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? करकट, केकड़ा, हाँ ये तो सुमेलित है। उसके बाद में कह रहा है करपट, कपड़ा, क्या? करपट, कपड़ा, ये भी सुमेलित है। उसके बाद में कह रहा है कपाट और कपास, घट, घड़ा, यानी ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। यहां पर कह रहा है कपाट। कपाट का मित्रों किवाड़ होता है। क्या होता है? किवाड़। कपाट का क्या होता है? किवाड़। तो यहां पर क्या गलत है? यहां पर कपास जो है गलत है, ये करपास होता है। क्या? करपास का कपास होता है। तो यहां पर क्या सुमेलित नहीं है? यहां पर सी सुमेलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। आय का व्यय, यानी ये तो है। उसके बाद में गुरु का लघु, ये भी है। स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल का मतलब बड़ा, विशाल का है, सूक्ष्म का मतलब छोटा। इसके बाद कह रहा है धाम, धाम का अधम, क्या कह रहा है? अधम। धाम, धर्म का जो है ये क्या है? धर्म का तद्भव है एक तरीके से धाम। तो धाम का यहां पर अधर्म नहीं होगा। ये अधम जो है, अधम का विलोम होता है उत्तम। अगर यहां पे उत्तम शब्द होता, उत्तम का अधम, अगर यहां पर उत्तम होता तब ये सही हो जाता। तो यही जो है विपरीतार्थक सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। अगला है, मिलिंद किस शब्द का पर्यायवाची है? पर्यायवाची यानी समानार्थी से पूछ रहा है। भुजंग, भुजंग जो है ये सर्प की पर्यायवाची है भाई। भरमर, ये भरमर जो है ये भौरा की है। किसकी? भौरा की। इसके बाद में सरिता, ये नदी की पर्यायवाची है। और उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में
जो है कगार, क्या कगार, कगार का मतलब होता है तट, तट कूल, तट कूल या किनारा, तट कूल या किनारा या घाट भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, घाट। मिलिंद, मिलिंद का मतलब भ्रमर, यानी मिलिंद भ्रमर और भंवरा, यानी इस प्रश्न में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्प, भुजंग, व्याल, अहि, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, सर्प की। सरिता, नदी, तटनी, ठीक है, और उसके बाद में सलीला, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, नदी की। आइए अगला प्रश्न। अगला, महिष शब्द में कौन सी संधि है, यहां पर महिष शब्द में संधि बताना है मित्रों, क्या बताना है, महिष शब्द में संधि बताना है। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाज स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। यहां पर देखिए सबसे पहला क्या है, गुण स्वर संधि दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, वृद्धि स्वर संधि, फिर क्या दिया गया है, अयाज स्वर संधि, और फिर क्या दिया गया है, दीर्घ। यानी यहां पर महिष है, क्या महिष शब्द, देखते हैं कि महिष कैसे है। यहां पर देखिए मही और ईश, मही मीन्स होता है पृथ्वी, ईश मीन्स भगवान, यानी पृथ्वी के भगवान। तो महिष, तो यहां पर भी ई आ रहा है और क्या आ रहा है, यहां भी ई आ रहा है, तो यानी इन दोनों के मेल से दीर्घ ही बनेगा, यानी दीर्घ ई की मात्रा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, महिष। नियम क्या कह रहा है, यानी अकह सवर्णे दीर्घा, यानी ई के बाद ई आ रहा है तो दीर्घ ई हो जा रहा है, ऐसा होता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। गुण आ अथवा ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई आता है तो ए होता है। वृद्धि में यहां पर जैसे हो गया रामधन, रामधन इंद्र, क्या रामधन इंद्र, तो हो जाएगा रामेंद्र, क्या हो जाएगा, रामेंद्र। देवधन इंद्र, क्या देवधन इंद्र, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। रामधन ईश, रमेश हो जाएगा, ठीक है। रमाधन ईश, रमेश। और उसके बाद में वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में जैसे आ गया सदाधन एव, क्या आ गया, सदाधन एव, या फिर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सदैव मित्रों, क्या हो जाएगा, सदैव। और वृद्धि में आ गया जैसे महाधन, महाधन औषधि, क्या महाधन औषधि या औषधि, ठीक है। इन दोनों के आने पर क्या बनेगा, महौषधि बनेगा, क्या बनेगा, महौषधि बनेगा मित्रों, क्या बनेगा, महौषधि। उसके बाद में अयाद में क्या होता है, अयाद में जैसे ने धन अन आया तो क्या बना, ने धन अन, तो ये बना क्या, नयन, क्या बना, नयन। और अगर ने धन इका तो नायिका, क्या बना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ने धन इका। यही एक संधि है जिसमें दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलते, नहीं पहले भाग का कोई अर्थ नहीं निकलता, दोनों शब्दों को अलग किया जाता है, तो यही एक, अन्य में सभी में अर्थ निकलता है। तो ने धन इका नायिका हो जाएगा। दीर्घ में आपने देख ही लिया है। और उसके बाद में यड़ स्वर संधि बचती है, जैसे सुधन आगत, स्वागत, इति धन आदि इत्यादि, ठीक है। विधन अर्थ, व्यर्थ, इस तरीके के आता है, किसमें, इस तरीके के आता है आपके यण स्वर संधि में। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आए तो आपके गलत नहीं होंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है खगेश, खगेश का मतलब क्या होता है, खगेश में दो शब्द जुड़े हुए हैं, खग और ईश। संधि कौन सी है यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर आ और ई के मेल से ए बनता है, यानी यहाँ पर क्या हो गई है, आ और ई, यानी गुण स्वर संधि। खग, ये खग मीन्स पक्षियों के, ईश मीन्स भगवान, तो भाई पक्षियों के भगवान कौन कहे जाते हैं, पक्षियों के भगवान किसको कहा जाता है, पक्षियों के भगवान या पक्षियों के ईश्वर किसे कहते हैं, पक्षियों के ईश्वर, यानी किसको कहा जाता है, गरुण को, क्या, गरुण को, किसको, गरुण को। यानी उसके बाद यानी वह व्री है, इसका मतलब दोनों मिलकर के किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं, वह व्री, यानी ये सही है इसका मतलब। और क्या है, सप्त सिंधु, किसी भी नदी के नाम के पहले यदि संख्यावाची शब्द आएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अव्ययी भाव होगा। सप्त सिंधु दिया गया है लेकिन यहाँ पे द्विगु समास दिया गया है, क्या, पहला शब्द संख्यावाची होते हुए भी। लेकिन जब कभी भी यदि किसी नदी का नाम रहेगा और उसके पहले जो है संख्याएं आएंगी तो वो कौन सा समास होगा, वो होगा
अव्ययी भाव। क्या होगा? अव्ययी भाव। यदि शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां भी कौन सा समास होगा मित्रों? वहां भी अव्ययी भाव होगा। अगला है समुद्री सर्प। क्या कहा जा रहा है? समुद्री सर्प। बहुत अच्छा, ये विशेषण विशेष है, यानी ये सही है। राह खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास, ये भी सही है, यानी यहां पर आपका विकल्प भी सही हो जाता है मित्रों। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बेमेल का चयन कीजिए। यहां पर बेमेल का चयन करना है। आसान, क्या? आसान का बैठना दिया गया है भाई, ये तो शायद अनुचित लग रहा है। आसन का बैठने की जगह ये सही लग रहा है। आसन्न का निकट होता है, इतर का अन्य होता है, और एक शब्द होता है इत्र। क्या? इत्र। इत्र का क्या होता है भाई? इत्र। इत्र को कहते हैं इतर। क्या कहते हैं? अतर। सॉरी, इत्र को क्या कहते हैं? अतर। अतर, जिसको सेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। तो इत्र को क्या कहते हैं? अतर। इत्र को क्या कहते हैं? अतर। अब यहां पे क्लियर हो गया होगा। आसन, आसान, आसान मीन्स होता है सरल। आसान मीन्स क्या होता है? सरल। और यहां पर क्या दिया गया है? आसान मीन्स बैठना दिया गया है। ठीक है, तो आसान का जो अर्थ होगा वो होगा सरल, यानी यही बेमेल है, अर्थात यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? ए। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या बताना है? यहां पर अशुद्ध बताना है। सन्यासी, उज्ज्वल, क्या? सन्यासी, और उसके बाद में उज्ज्वल है, और क्या है? रचयिता। क्या? रचयिता। यहां पर जो शब्द दिए गए हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला जो है वो दिया गया है आपका यहां पर सन्यासी। क्या दिया गया है? सन्यासी दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है उज्ज्वल। क्या दिया गया है? उज्ज्वल। और क्या दिया गया है? रचयिता। क्या दिया गया है? रचयिता। और क्या दिया गया है? उपर्युक्त। क्या दिया गया है? उपरियुक्त। 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 क्या दिया गया है? उपरियुक्त। अब यहां पे आपको सही बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। क्या बताना है इसमें? अशुद्ध बताना है। यहां पर सन्यासी भी सही हो गया, समधन्यास से सन्यास, उस पे ई प्रत्यय। उज्ज्वल, उतधन्ज्वल से उज्ज्वल, यानी रचयिता, ये तीनों सही है, यही आपका गलत है। क्या? यही आपका गलत है। देखिए यहां पर क्या है? ऊपरी धन उक्त होता है। क्या? ऊपरी धन उक्त। तो आपका जो ई है वो क्या बदलता है? क्या बनता है? या बनता है। तो ई का या क्या बनेगा? ई का या बनेगा। ठीक है, और ये रा हो जाएगा, तो ये रा यहां आ गया, और ये ऊ यहां लग गया, और ये आधा का ये बन गया ऊपर युक्त। तो सही शब्द क्या होगा यहां पर? सही शब्द इसका होगा ऊपर युक्त। क्या होगा? ऊपर युक्त। ठीक है, जो उपरोक्त लिखते हैं वो व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहां पर कोई ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर व्यवस्था, व्यवस्था में जो है बी और अवस्था है, बी प्लस अवस्था से क्या बना है? व्यवस्था। कौन सी संधि? इकोयणच। उसके बाद पर, यहां पे परा लगा है। क्या? पराजय। जय मीन्स जीत। देखिए आप जय शब्द को देखिए कितनी महत्ता है इसकी। जय का मतलब होता है जीत। जय का क्या मतलब होता है? जीत। और इसी में लिख दिया गया क्या? इसी में लिख दिया गया विजय। क्या लिख दिया गया? विजय। इसका मतलब हो गया बड़ी जीत या विशेष जीत। बड़ी जीत या विशेष जीत। और इसी में कह दिया गया अजय। क्या कह दिया गया? आ जोड़ दिया गया, तो आ का इसका मतलब हो गया कि जिसे जीता ना गया हो, जिसे जीता ना गया हो है, या जिसे जीता ना जा सके, तो ये क्या हो गया? अजय। क्या? अजय, जिसको बोल देते हैं। और उसके बाद में इसी में लगा दिया गया परा, तो पराजय का मतलब हो गया क्या? हार। तो शब्द एक है, लेकिन देखिए उपसर्ग का कितना महत्व है कि शब्द एक ही शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर, यानी उपसर्ग जोड़ देने पर कैसे अर्थ बदल रहे हैं। अब यहाँ पे पराजय यानी परा है, ला, यहां पर ला उपसर्ग है, यानी इसी में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी इस प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? सी।
इस तरीके से और प्रश्नों को जो लिया गया है, इस तरीके से प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे मित्रों। बस सिर्फ क्या करिए, एक तरफ से सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं उनको देख लीजिए। और कहीं आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार नहीं है तो आप बैक जाकर के यानी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो पड़े हुए हैं, सभी पाठ्यक्रम हैं, सभी पाठ्यक्रम के वीडियो हैं, उनको देख करके उस पाठ्यक्रम को यानी उस टॉपिक को आप अच्छे से और तैयार कर लीजिए। तो यहां पर सफलता है, धार्मिक है, वैज्ञानिक है, संस्कारी, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? क्या पूछ रहा है? अलग पूछ रहा है। यहां क्या पूछ रहा है? अलग। सफलता, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर पूछ रहा है कि अलग क्या है। अब भाई सफलता में यहां पर मूल शब्द क्या लग रहा है? यहां पर फल मूल शब्द लग रहा है। धार्मिक में क्या लग रहा है? यहां पर धर्म लग रहा है। क्या? धर्म। वैज्ञानिक में क्या लग रहा है? यहां पर ज्ञान मूल शब्द लग रहा है। क्या? ज्ञान। और उसके बाद संस्कारी में क्या लग रहा है? कार मूल शब्द लग रहा है। क्या? कार। अब यहां पे क्या करना है, देखना है कि इनमें से अलग कौन सा है। क्या? अलग पूछ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर सा उपसर्ग लगा है, सफल और ता प्रत्यय लगा है, यहां पर कुछ नहीं है। और यहां पर जब धार्मिक बनेगा तो यानी यहां पर क्या लगा है? केवल प्रत्यय लगा है। और यहां पर क्या लगा है? विज्ञान यानी वी लगा, वी, और जब एक प्रत्यय लगा तो वो वय बन गया। ठीक है, क्या बन गया? वय। और उसके बाद में यहां पर जो है सम बना यानी सम लगा, सम जब कार में जुड़ा तो सन हो गया। क्या हो गया? संस। क्या हो गया? संस। और उसके बाद में कार और ई प्रत्यय लग गया तो संस्कारी हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सभी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है, लेकिन जो धार्मिक शब्द है इसमें केवल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी इस प्रश्न में विकल्प बी सही हो जाएगा। इस तरीके से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला है सिद्धांत निबंध लिखता है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? वाक्य में उद्देश्य क्या है बताना है। यहां पर देखिए उद्देश्य बताना है। क्या बताना है? उद्देश्य। वाक्य के अंग। क्या? वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। कितने? दो अंग। वाक्य के, किसके? वाक्य के, किसके? वाक्य के। क्या? दो अंग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। क्या? उद्देश्य और विधेय। और वही पूछ रहा है यहां पर। क्या पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है। क्या पूछ रहा है? उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? उद्देश्य। जैसे वाक्य कहा गया पेड़ हरा है। क्या कहा गया? पेड़ हरा है। ठीक है, अब इसमें जो है उद्देश्य, तो जो पेड़ है ये उद्देश्य हो गया। क्या? उद्देश्य। और जो हरा है ये क्या हो गया? जो हरा शब्द है ये हो गया विधेय। क्या हो गया? विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है यानी यहां पर सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है, तो सिद्धांत यहां क्या हो जाएगा? उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और निबंध लिखता है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो सिद्धांत उद्देश्य है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यहां उद्देश्य है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत हो गया उद्देश्य। और लिखता है, निबंध लिखता है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। आइए अगला है नाटक करने वाली स्त्री। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नटी। जो नट की पत्नी होती है उसको नटी कहते हैं, यानी ये सही नहीं होगा। नायक नायिका, जो अभिनय करते हैं यानी जो नाटक में नायक नायिका होते हैं तो ये होते हैं। और अभिनेत्री। क्या? अभिनेत्री। और उसके बाद अभिनायिका। क्या? अभिनायिका। तो ये होगी नहीं। ठीक है, अभिनेता यानी नाटक में अभिनेता और अभिनेत्री, नायक नायिका ये भी नहीं होनी। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या? सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना और बहाने बनाना। तो यहां पर इसका विकल्प सही हो जाएगा डी मित्रों। क्या सही हो जाएगा? इस प्रश्न का विकल्प सही हो जाएगा डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला है हिंदी में रसों की संख्या कितनी है। हिंदी में रस बताना है कि रसों की संख्या कितनी है मित्रों, ये बताना है। देखिए जो रस के प्रणेता हैं कौन, आचार्य भरत मुनि। कौन, आचार्य भरत मुनि। इन्होंने जो रसों की संख्या बताई है वो क्या बताई है, इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है, 8। उसके बाद में अभिनव गुप्त जी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, नवरस हैं। उन्होंने किसको नौवां रस मान लिया, अभिनव गुप्त ने जो है शांत रस को नौवां रस मान लिया। किसको जोड़ करके, शांत रस को। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और परिवर्तन हुआ, भक्ति और वात्सल्य को भी रस में रख लिया गया। किसको, भक्ति रस को। किसको, भक्ति रस को। और उसके बाद में वात्सल्य रस को। किसको, वात्सल्य रस को। तो अब यहां पर आपके विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर जो विकल्प है वो 8 है, ना 9 है और ना ही जो है 11। तो यानी यहां पर इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। क्या सही हो जाएगा, सी। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इनके सभी के अस्थाई भाव की चर्चा की गई है। यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रत या प्रेम। क्या है, रत या प्रेम। उसके बाद में आपका अद्भुत हो जाता है, अद्भुत का आश्चर्य है। उसके बाद में करुण है, करुण का अस्थाई भाव शोक। उसके बाद में वीर रस है, वीर रस का अस्थाई भाव हो जाता है उत्साह। उसके बाद में आपका रौद्र है, रौद्र का हो जाता है क्रोध। शांत का निर्वेद। और उसके बाद में हास्य रस का हास हो जाता है। शांत रस का जो है सम भी होता है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी, क्या, मखमल सी कोमल हरियाली, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और लिपटी जिसमें रब की किरणें, चांदी सी उजली जाली। अगली पंक्ति है, ये किसकी रचना है भाई, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्रामश्री कविता से है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, तो यहां पर देखिए अनुप्रास वर्णों की आबित है नहीं। ठीक है, अनुप्रास है नहीं। उसके बाद में यमक, जहां पर शब्दों की आबित होती है वहां पर क्या रहता है, यमक, यानी ये भी नहीं है। और उसके बाद में श्लेष, शब्द एक बार आए अर्थ अनेक निकले, ये भी नहीं है। ठीक है, यहां पर जैसे रघुपति राघव राजा राम होता, या नर हो न निराश करो मन को होता, या देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, ये अनुप्रास में होता। यमक में क्या होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वापाए बौराय। यानी कनक शब्द 2 बार आ रहे हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है श्लेष। श्लेष में क्या होता है, शब्द 1 बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ 1 से अधिक निकलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपमा में जो है ये क्या होता है, उपमा में सा सी सम समान शब्द आते हैं। इसमें जो होता है उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और संभावना को प्रकट करने के लिए सा सी और क्या, सम तथा समान, ये वाचक शब्द आते हैं। क्या है ये वाचक शब्द आते हैं। रूपक में ये शब्द नहीं होते हैं। जैसे चरण कमल हो गया, क्या, चरण कमल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, चरण कमल, ये शब्द आपस में आते हैं, यानी चरण को कमल ही मान लिया जा रहा है। ये शब्द आते हैं तो ये किस में होता है, रूपक में होता है। ठीक है, रूपक में। उत्प्रेक्षा में जो है वाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, जनु जानो, मनु मानो, जनहु जानो और मनहु मानहु, ये शब्द आते हैं। जैसे यहां पर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये काफी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इसके कई एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे स्वान रूप संसार है, हुखन देझक मार, तो रूप शब्द आ रहा है, तो रूप आपका हो गया किसमें, उपमा में आ गया, सा श्री सम समान रूपक ही आ गया। ठीक है,
फूले काश सकल मही छाही जनु वर्षा रीति प्रकट गुड़ाई। तो यहाँ जनु शब्द आ रहा है, यानी जनु आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्प्रेक्षा। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट रहे। आशा करते हैं कि आपको इनके प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो अच्छी लगी होगी और आप इस तरीके से प्रश्न जो है करते हुए आपको अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा। और ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, क्योंकि ये पूरे पाठ्यक्रम से तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ से कहीं से उठा लिया गया। आपके पाठ्यक्रम में जितने टॉपिक हैं उसमें से उठाए गए हैं। इससे पहले भी 5 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उनको भी आप जो है देख लीजिए। साथ में लाइक और कमेंट अवश्य करिए, तथा जो आपके मित्र हैं उन तक भी शेयर करिए। और जो सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य कर लें और जो है अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद मित्रों।